मैं रमेश कुमार यादव, सहायक अध्यापक कृषि विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको मृदा को पढ़ा चुके हैं, मृदा के बारे में, यानी मृदा क्या है, मृदा की परिभाषा, मृदा घटक तथा मृदा कणाकार गठन, ये हम आपको बता चुके हैं। अब आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आगे मृदा में क्या है ये बताने जा रहे हैं। अब देखिए, मृदा कणाकार गठन यानी मृदा कणों का आकार ये आपको बता दिए हैं। अब दूसरा है मुख्य कणाकार वर्ग, यानी मृदा जिन जिन चीजों से मिलकर बनी है, जैसे बलुई मृदा, बलुई दोमट, सिल्टी, चिकनी मिट्टी आदि। अब हम आज ये पता लगाएंगे कि बलुई दोमट में किसकी मात्रा अधिक होती है, या बलुई में किसकी मात्रा अधिक होती है, दोमट मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है, तथा सिल्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो इसको हम एक आकार तालिका बनाएंगे, क्योंकि आप सैंपल पर देखते होंगे ये मुख्य कणाकार वर्ग की आकार तालिका बना है। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे हम इसको 5 भागों में बांटते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा मिट्टी का नाम, तीसरा है बालू की प्रतिशत, और चौथा है सिल्ट प्रतिशत, और अंतिम है मृत्तिका प्रतिशत। इस तरीके से हम आकार तालिका बनाएंगे। अक्रम संख्या में नंबर 1 हमारी है जैसे बलुई मृदा, यानी बलुई मृदा में बालू की मात्रा 80 से 100% होती है, यानी इसमें बालू की मात्रा बहुत अधिक होती है। यानी सब मिला के कहा जाए तो इसमें सिर्फ बालू ही बालू होते हैं। सिल्ट अंश मात्र 20% होती है, और मृत्तिका भी अंश मात्र 20% होती है। बलुई मृदा में सामान्यतः अरहर, ज्वार, बाजरा, मटर, चना आदि को हम आसानी से उगा सकते हैं। बलुई मृदा में इसके अलावा भी कुछ सामान्य फसलें भी हम उगा सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर है बलुई दोमट। बलुई दोमट में 50 से 80% बालू की मात्रा होती है, क्योंकि ये नाम से ही पता है कि बलुई दोमट, यानी इसमें भी बालू की मात्रा कुछ अधिक ही होती है, इसलिए इसका नाम बलुई दोमट पड़ा। तो बलुई दोमट में 50 से 80% बालू होती है, 50% तक सिल्ट होते हैं, तथा 20% तक मृत्तिका इसमें पाई जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी मृदा है, वो है दोमट, यानी दोमट मृदा, इसमें बालू की मात्रा लगभग 30 से 50% मिलता है, यानी आधी मात्रा लमसम इसमें बालू की प्रतिशत मात्रा होती है। सिल्ट भी लगभग उतनी होती है, 30 से 50%, लेकिन मृत्तिका 20% पाई जाती है। अगली हमारी मृदा है सिल्टी। सिल्ट में 20% बालू की मात्रा होती है, यानी इसमें बालू की मात्रा बहुत कम होती है। इसी कारण सिल्टी मृदाएं जो होती हैं, इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि बालू की मात्रा हम देखते हैं इसमें 20% ही पाई जाती है। इसके बाद सिल्ट, यानी इसकी मात्रा अधिक होती है। सिल्ट यानी यह सिल्ट एक ऐसी मृदा है जिसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, और इसी कारण इसमें 50 से 70% तक सिल्ट पाया जाता है, और मृत्तिका 30 से 50% पाई जाती है। अंतिम मृदा हमारी है चिकनी मिट्टी, इसमें बालू 50% तक पाई जाती है, सिल्ट भी लमसम उतना ही होता है, लेकिन मृत्तिका लगभग 100% होता है, यानी 30% से लेकर 100% तक 100% इसमें सिल्ट होती है, वो मृत्तिका होती है। इसी कारण यह मिट्टी बहुत ही चिकनी होती है, और जब यह मिट्टी सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि इसके आगे हम कणों के कृषि के आधार पर मृदा का वर्गीकरण करेंगे, यानी कृषि के आधार पर हम मृदा को कितने
भागों में बांटे हैं। और हम आगे देखेंगे कि कृषि के दृष्टिकोण से मृदा का वर्गीकरण, यानी कृषि के आधार पर मृदा का वर्गीकरण, यानी कृषि के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, अब हम इसका अध्ययन करेंगे। वैसे ही तो मृदा का वर्गीकरण अनेक रूपों से किया गया है, जैसे कणों के आधार पर, रंगों के आधार पर, बनावट के आधार पर, जलवायु के आधार पर आदि। लेकिन आज हम कृषि के आधार पर, जो हमारे सिलेबस में कृषि के आधार पर मृदा का वर्गीकरण, सामान्यतः कृषि के आधार पर मृदा को 4 भागों में बांटा गया है। कृषि के आधार पर मृदा का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। इसमें पहला भाग है अधिक उपजाऊ मृदा। अधिक उपजाऊ मृदा प्रायः हमारे आगे, यानी गांवों के आसपास की जो मृदा होती है, बस्तियों के आसपास की जो मृदा होती है, जो सामान्यतया काली या भूरी रंग की होती है, यह अधिक उपजाऊ मृदा होती है। यानी इन मृदाओं में हम जो कुछ भी डालते हैं वह उसकी उपज आसानी से हमें मिल जाती है। और इस मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसमें खनिज पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। यानी कहा जाए कि हमारे किसानों की फसलों के अनुकूल यह मृदा होती है, जो प्रायः गांव या बस्तियों के आसपास पाई जाती है। नंबर 2, सामान्य उपजाऊ मृदा। सामान्य उपजाऊ मृदा जो अधिक उपजाऊ मृदा होती है, उससे कुछ कम उपजाऊ यह मृदा होती है। यह मृदा प्रायः गांव से दूर पाई जाती है। इस मृदा की उपजाऊ शक्ति, यानी इससे हमारे किसानों को जो अधिक उपजाऊ मृदा में जितनी फसल हो पा जाता है, सामान्य उपजाऊ मृदा में उसकी उपज उतनी नहीं मिल पाती है जितना उसे चाहिए। और यह मृदा गांव से दूर पाई जाती है। कम उपजाऊ मृदा, यानी जो हमारा किसान उम्मीद करता है कि हम अपने खेतों से अधिक उपज लें, लेकिन अपनी कमरतोड़ मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत ही कम उपज मिलता है, ऐसी मृदाओं को हम कम उपजाऊ मृदा कहते हैं। यह मृदा प्रायः ऊबड़ खाबड़, कंकरीली, पथरीली आदि मृदाएं इस यानी कम उपजाऊ मृदा के अंतर्गत आती है। इस मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है तथा खनिज पदार्थों की मात्रा भी कम होती है, वायु संचार भी कम होता है, इसलिए इसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। इस प्रकार की मृदाओं में अगली मृदा है अनुपजाऊ या कृषि के अयोग्य मृदा, यानी ऐसी मृदा जिसमें हमारा किसान अपनी फसल नहीं उगा सकता, खेती किसानी का कार्य नहीं कर सकता, जो प्रायः हम आप सुनते हैं जिसे गांव में हमारा किसान ऊसर बंजर कहता है। ऐसी मृदाओं को हम अनुपजाऊ या कृषि के अयोग्य मृदा कहते हैं। अच्छी मृदा के कुछ गुण भी होते हैं, जो कि हमारा किसान जिन मृदाओं से कम खेतों में अधिक उपज प्राप्त करता है, ऐसी मृदाएं अच्छे गुण वाली मृदा होती हैं। प्रायः इन मृदाओं में यह मृदा भुरभुरी होती है तथा मुलायम होती है। नंबर 2, इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। नंबर 3, ये मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है। यह अधिक उपजाऊ मृदा के गुण होते हैं। इसमें वायु संचार भी अधिक होता है। बच्चों, इस प्रकार सामान्यतः इस अध्याय में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीजें थी वो हम आपको बता चुके हैं। अब अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टार्ट करें।